वीडियो में हम बीए प्राचीन इतिहास के थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 को पढ़ेंगे तथा साथ ही इसका एमसीक्यू भी करेंगे। इस एक वीडियो में ही इस यूनिट नंबर 1 को समाप्त कर देंगे। यहाँ दिए गए किसी भी कॉलेज में यदि आप हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये जो है सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का होने वाला है। आप इसमें से किसी भी यूनिट में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। पहला यूनिट जो है गुप्त वंश के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति एवं अध्ययन के स्रोत, अर्थात गुप्त वंश के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। एवं राजनीतिक स्थिति अच्छी थी या खराब थी, इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिला, वह स्रोतों के बारे में हमें पढ़ना है। राजनीतिक स्थिति कैसी थी और ये अच्छी थी बुरी थी, इसका अध्ययन हमने कहाँ से किया, तो उन स्रोतों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम स्रोतों को ही पढ़ेंगे। पहला जो है हमारा साहित्यिक स्रोत, परंतु इसमें साहित्य स्रोत दे दिया है, लेकिन यहाँ साहित्यिक स्रोत होगा। ऐसा ग्रंथ या दस्तावेज जो लिखित रूप में इतिहास की जानकारी देते हैं, जैसे वेद हो गया, पुराण हो गए। देखिए इसमें लिखित रूप से मिलता है, इसमें लिखित रूप से हमें जानकारी मिलता है, उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत से उस समय की वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ का संस्कृति कैसा था, वहाँ लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इसकी जानकारी हमें मिलता है। एक बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, ये हर्षवर्धन की जीवनी ग्रंथ है जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। ये एक साहित्यिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ से गुप्तों का भी उल्लेख मिलता है और इसी साहित्यिक ग्रंथ से हमें मालूम चलता है कि गुप्त साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। किसे? हर्षचरित से, जिसके लेखक है बाणभट्ट। आप इमेज में देख सकते हैं हर्षचरित का साहित्यिक अध्ययन, ये इमेज में आप देख सकते हैं। हमारा अगला जो स्रोत है वह पुरातात्विक स्रोत है, जिससे हमको जानकारी मिलता है। पुरातात्विक स्रोत वे होती है जो पुरानी सभ्यताओं को अवशेष के रूप में मिली है, जैसे इमारतें पर कुछ लिखा हुआ, कलाकृतियों पर कुछ बनाया जिसे हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय ये हुआ होगा। सिक्कों पर बने हुए आकृतियों द्वारा देखते हैं, आप देख सकते हैं इस सिक्के पर बना हुआ आकृति, इसके द्वारा हमें जो जानकारी मिलता है उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसके द्वारा हमें जो जानकारी मिलता है उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। गुप्तों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत से मिलता ही है। इसके अलावा उस समय जो विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा लिखे हुए बुक से भी हमको जानकारी मिलता है। जैसे उस समय के जो विदेशी यात्री थे हैंसंग जो थे चीन देश से आए थे। वो कब आए थे, उनका आगमन कब हुआ था? 629 ईस्वी में। वो भारत में 629 से लेके 645 तक रहे। और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इनके यात्रा का आने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा CU की भारत की यात्रा विवरण के दौरान। अर्थात पुरातात्विक स्रोत से तो हमें जानकारी मिलता ही है, साहित्यिक स्रोत से तो हमको जानकारी मिलता ही है, साथ ही उस समय जो विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा लिखे हुए पुस्तक से भी हमको जानकारी मिलता है कि गुप्तों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। देख सकते हैं इस किस रास्ते से भारत में आए थे। ये चीन से भारत आए थे, ये चीन से भारत आए थे गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। अगला विदेशी यात्री को देखते हैं, इस सिंह जो थे ये भी एक विदेशी यात्री थे।
ये भी चीन के थे। ये 6 से 71 ईस्वी में आए थे। भारत में ये 675 से लेके 695 ईस्वी तक रहे। इनका जो प्रमुख स्थान था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम सबको मालूम है ही। अगला देखते हैं। इनके आने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन एवं उसका अनुवाद। ठीक, उसके बाद जो अगला विदेशी यात्री थे वो ऑल बेरूनी जो थे वो ख्वारिज़म जो मध्य एशिया में एक देश पड़ता था वहाँ से आए थे। वो भारत मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 में कब आए थे? 1017 ईस्वी में भारत आए थे। अगला जो विदेशी यात्री है वो है फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। ठीक, ये कब से कब भारत में रहे? तो 399 से लेके 411 ईस्वी तक भारत में रहे। फाहियान आए थे, हेनसंग आए थे, इनसिंग आए थे और ऑल बेरूनी आए थे। इनके स्रोतों से भी हमें गुप्त वंश के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। हमने स्रोतों के बारे में पढ़ा। अब उन स्रोतों से गुप्त वंश के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। उन स्रोतों से हमें क्या जानकारी मिली। गुप्त काल के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में अस्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सका। एकाध छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जैसे मौर्य वंश, पुष्यभूति वंश, मैत्रक वंश। अर्थात जब गुप्तों का पतन हो गया, गुप्त काल में जब कमज़ोर शासक आए तो गुप्त छोटे छोटे साम्राज्यों में विभाजित हो, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और उन्होंने खुद को ही स्वतंत्र घोषित कर लिया। ऐसे भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो ये भारत कई छोटे छोटे भागों में बट गया, जिसका लाभ उठाकर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। विदेशी आक्रमण हूणों का आक्रमण हुआ 5वीं-6वीं शताब्दी में। मुख्यतः यह मध्य एशिया से आए एक जातीय समूह थे। हूण पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक पहुँचे। इनको सबसे पहले स्कंदगुप्त ने रोका था, परंतु जब गुप्तों का पतन हो गया तो ये भारत में पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक घुस गए। स्कंदगुप्त ने हूणों का आक्रमण को रोका था और हूणों को हराया था, लेकिन जैसे ही गुप्त साम्राज्य ढहा और गुप्त साम्राज्य में कमज़ोर शासक हुए, हूणों का आक्रमण शुरू हो गया और भारत छोटे छोटे भागों में टूट गया था। दूसरा है अरबों का आक्रमण। सबसे पहले सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है। उस समय सिंध के राजा थे दाहिर जैन। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया और दाहिर जैन की पराजय हुई। इस आक्रमण के बाद भारत में इस्लाम की आगमन शुरू हुई। अगला है तुर्कों या गजनवी का आक्रमण। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने कई बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया, किंतु वो सफल नहीं हो सका। गजनवी ने आक्रमण किया लेकिन वो सफल नहीं हो सका उस समय। गुप्तों के पतन के बाद केवल एक हर्षवर्धन ऐसा राजा हुए जो कुछ देर के लिए सबको एकजुट किए, बट ये कुछ क्षण के लिए किए थे। गुप्त के पतन के बाद हर्षवर्धन ने भारत को फिर से एकजुट करने की कोशिश की, परंतु ये क्षण भर के लिए किए थे। इनकी राजधानी कनौज थी और किस वंश से थे? पुष्यभूति वंश से।
और इनका काल 606 से लेके 647 ईस्वी तक रहा। हमने इस यूनिट में स्रोतों तथा गुप्त वंश के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रही उसके बारे में पढ़ा। अब हम इस चैप्टर के सारे MCQ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो हूणों का आक्रमण। हूण शासक मिहिर कुल को किसने हराया था? तो यशोधर्मन ने। स्कंदगुप्त ने किसके आक्रमण को रोका था? तो हूणों के आक्रमण को। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी? राजनीतिक विखंडन। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो वर्धन वंश से। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कनौज। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के समय। प्रयाग प्रस्ती किसके शासन की जानकारी देती है? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने संरक्षण दिया? हर्षवर्धन ने। अब जो ऐतिहासिक स्रोत थे उससे पढ़ लेते हैं। हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। ह्वेनसांग ने किस ग्रंथ में भारत का वर्णन किया है? CU की। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। प्रयाग प्रस्ती किसने लिखी थी? हरिसेन ने। किस स्रोतों से गुप्तोत्तर काल की मुद्रा व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो सिक्कों से। ह्वेनसांग ने भारत की कौन सी विशेषता का वर्णन किया है? शासन तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत साहित्यिक नहीं है? नालंदा के खंडहर। किस वंश ने हूणों को सबसे पहले हराया था? तो गुप्त वंश ने। गुप्तों के बाद भारत का सबसे शक्तिशाली उत्तर भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में कौन से विदेशी दूत आए थे? चीनी और रोमन। अब इस वीडियो के एक बार और देखिएगा, अच्छे तरीके से आपको जानकारी हो जाएगा।